हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के जो एमसीक्यू है स्पेस टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम चलते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछती है और हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाने की, कुछ ऐसा एरिया उठाने की जहाँ से हमें लगता है कि हम आपने शायद नहीं कवर किया होगा। सो इट मीन्स कि जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर आपने ऐड ऑन करते जाना। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, सोर्स हमेशा ऑथेंटिक रहता है, जैसे आपको पता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले हमने एक प्री मिक्स स्लीपी क्लासेस के यहाँ पे टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है जो भी प्री मिक्स की वीडियो होगी वो तो वहाँ पर रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों और भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे जिससे आपकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल सकता है। इसके अलावा एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आपको पता है, लास्ट बार भी हमने बताई थी। तो इसके लिए भी हमने लाइव डाउट सेशन से लेके लाइव क्लासेस हैं। तो यहाँ पे आपके कोई डाउट है वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स की वैलिडिटी दोस्तों 2 साल है, तो आप इसको एनसीईआरटी 15 कोड यूज़ करके दोस्तों डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए आप पहला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं और उनकी नंबर ऑफ स्टेजेस कौन कौन सी हैं, कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस हैं? पहला है एसएलवी, दूसरा है एएसएलवी, तीसरा है पीएसएलवी, देन एसएसएलवी। इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे जीएसएलवी मैंने डाला नहीं है ना, तो बिकॉज ये वाले जो स्टार्टिंग वाले 2 हैं ना, वो हम ज़्यादातर उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। आइडिया क्या है? आइडिया दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये मेरा आइडिया है कि आपको ना आए, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा ये आइडिया है कि बस जो भी हम करते हैं, चाहे पीएसएलवी पढ़े, जीएसएलवी पढ़े, एसएसएलवी पढ़े, एनजीएलवी पढ़े, उसके बारे में हमें पता है बिकॉज करंट के अंदर रहती हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं 2, ये ज़्यादातर रहते नहीं क्योंकि पास्ट है। तो इसीलिए आपको ये भी अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करना है। तो कितने पेयर हैं, तो आप आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला एसएलवी गलत है, देन एसएसएलवी 4th वो भी गलत है, तो 2 ओनली 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब ये इसका सोर्स क्या है? इसरो की वेबसाइट के ऊपर दोस्तों इन्होंने दिया है, तो वही मैंने उठाया वहाँ से। एसएलवी दोस्तों इसकी बात करें तो 4 स्टेज व्हीकल है। एएसएलवी की बात करें दोस्तों 5 स्टेज है। देन पीएसएलवी की बात करें 4 स्टेज है। देन अपना जीएसएलवी आ जाता है दोस्तों 3 स्टेज है। क्रायोजेनिक इसके अंदर यूज़ किया गया। पहली बार जो है पीएसएलवी के अंदर हमने जो लिक्विड स्टेज यूज़ की थी, ये भी पॉइंट मेंशन कर दिया। एसएसएलवी दोस्तों 3 स्टेज है। अब ये हमने स्टेजेस पढ़ ली। इसके अलावा इन्होंने बताया इसके अंदर के पहली बार कौन सा जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर डाल रखी है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है कि जैसे मान लो मैंने एसएसएलवी बोला है, कि जैसे सपोज करो कोई भी एसएसएलवी आपने लिखना है या एसएलवी लिखना है। इसकी जो स्टेजेस हैं, अगर हम बात करें 4 स्टेजेस हैं, कि चारों सॉलिड हैं या सॉलिड लिक्विड इस तरह से है। पीएसएलवी सॉलिड लिक्विड, तो ये बस एसएलवी इस तरह से आपने डाल देना उसके अंदर। उससे क्या होगा कि बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेज, पहली स्टेज क्या सॉलिड थी या दूसरी स्टेज लिक्विड थी, है ना, इस तरह से, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा काम करना है, इससे बाकी बच्चों को बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, सो मिलके इसको याद करते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी पूछ सकती है। क्योंकि हम कुछ एरिया देखते हैं, जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो यूपीएससी नेक्स्ट ईयर क्या पूछ सकती है, हमारा फोकस उसके ऊपर रहता है। तो नेक्स्ट ईयर जो है हमें एक स्टेप आगे रहना है। ऐसा नहीं कि जो लास्ट ईयर पूछा उसको मैं रिपीट करता जाऊँ, आप उसको पढ़ते जा रहे हो, वो तो पूछ लिया, नेक्स्ट ईयर कुछ और पूछेगी तो फिर हम वो डिस्कस करेंगे, उसका बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट ईयर क्या पूछ सकती है उसको अभी डिस्कस करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इसके ऊपर हमने फोकस करना है। देन आदित्य L1 पेलोड और कैपेबिलिटी। अब आदित्य L1 के पेलोड या इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं। अब उसके अंदर है एक VELC सूट है, पापा है, ठीक है, नाम देखो कैसे। अब कैपेबिलिटी क्या है कि क्या स्टडी करेंगे आदित्य L1 के अंदर, ठीक है। ये सन के जो आउटर सरफेस को स्टडी करेंगे, उसके आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे, वहाँ पे कोरोना को स्टडी करेंगे, या क्या इनका पर्पस क्या है, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, पहला और तीसरा सही है, तो ओनली 2 इज द राइट। तो ये डिफिकल्ट होगा आपके लिए क्वेश्चन। लेकिन रिसेंटली पंजाब के अंदर एक एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर इसके बारे में बात की गई थी। VELC इंस्ट्रूमेंट जो है वो न्यूज़ में भी था, रिसेंटली हमने करंट के अंदर भी पढ़ा था। तो हमने सारा कुछ कवर करना है। तो यहाँ पे देखते हैं आदित्य L1 दोस्तों, L1 जो है लैग्रेंज पॉइंट L1, यहाँ पे इसको लॉन्च करेंगे। अगर आप ये देखोगे, ये सन है और ये अर्थ है, दोनों अब ये अपनी तरफ खींच रहा है कोई भी पॉइंट को अपनी तरफ, ड्यू टू ग्रेविटेशन, है ना। जैसे हम बचपन के अंदर क्या करते थे, एक मैग्नेट इधर रखती है, एक मैग्नेट इधर, बीच में कुछ आयरन की कुछ पोर्शन छोटे छोटे टुकड़े रख दिए, उसको हम अपनी तरफ खींचते थे, है ना।
एक पॉइंट अगर ऐसा मैं बोलूं कि ऐसा पॉइंट आ जाए कि ये जो है बीच में रहे, ये भी जो खींच रहा है अपनी तरफ, ये भी खींच रहा है, बीच में स्टेबल रहे, है ना, वो पॉइंट क्रिएट करने की बचपन में कोशिश भी करते थे। वही पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली अगर मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, अब ये सैटेलाइट जो लॉन्च करोगे ना, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, तो हमें उतनी ही उसको स्पीड देनी पड़ती ताकि उसी के अंदर वो रहे, वो घूमता ही रहे। सिमिलरली लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्टेबल पॉइंट के ऊपर है तो कोई भी अपनी तरफ इसको ज़्यादा खींचेगा नहीं, तो फ्यूल कम लगेगा। दूसरा, अगर हमने सन को स्टडी करना है तो ये एक बेस्ट पॉइंट है जहाँ से हम सीधा सन को स्टडी कर सकते हैं, अर्थ पीछे रहेगी। ऐसा ही एक लैग्रेंज पॉइंट L2 है। जैसे मान लो आपकी जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वो चाहती है कि सन इतना ना पड़े और वो स्पेस को स्टडी करे, तो उसके लिए ये पॉइंट बेटर है। सिमिलरली L3 भी है, L4 L5 भी है। L3 का हमें अभी कुछ पर्पस नासा को पता नहीं चला, तो ये इसके बारे में है। अब ऑब्जेक्ट इसके पर्पस क्या है, सोलर का अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। अगर आप इंस्ट्रूमेंट देखोगे, रिमोट सेंसिंग पेलोड इंस्ट्रूमेंट भी हैं और इन सिटू भी हैं, दोनों हैं। अगर हम यहाँ पे एक एक देखें तो VELC है, UPSC शॉर्ट के अंदर इसको पूछ सकता है, कोरोना को स्टडी करेगा। देन SUIT है, सूट जिसको बोलते हैं, फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर, इसकी इमेजिंग करेगा। देन सोलेक्स है, देन हेल 1 OS है, ये दोनों सॉफ्ट एक्सरे है, ये हार्ड एक्सरे है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट एक्सरे की, तो वहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी जो है, एनर्जी की जब बात करते हैं, सॉफ्ट एक्सरे जो है उसके अंदर एनर्जी है वो लेस कैरी करती है, लेस एनर्जी, राइट। लेस एनर्जी का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का फार्मूला लिखूँ hμ, राइट, ये फ्रिक्वेंसी है, सो इट मीन्स कि उसकी लो फ्रिक्वेंसी होगी, राइट। देन अब इसकी लो फ्रिक्वेंसी है, तो अगर हम इसी फार्मूले को आगे ले जाएं तो ये hc/λ, तो ये क्या है, वेवलेंथ। तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, है ना। सो इट मीन्स कि अगर लो एनर्जी है तो इसकी जो क्या होगी, वेवलेंथ जो है हाई होगी, राइट। तो ये है सॉफ्ट एक्सरे। एंड हार्ड एक्सरे इसका उल्टा हो जाएगा, हाई एनर्जी होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, लो वेवलेंथ होगी, ठीक है, ओके। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो पापा जो है ये सोलर विंड को स्टडी करता है, तो ये हमें एटलीस्ट जो मेन है वो पता होना चाहिए। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, इनका तो पर्पस ऑलमोस्ट सेम है, बस ओपोजिट है। देन सूट एंड VELC, तो ये हमें देखना है एक एक वर्ड। अगर इसके अंदर जो पेयर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपैक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी के कंसेप्ट को आपको पता होना चाहिए, तभी ये आंसर निकलेगा। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इन माइक्रोग्रेविटी प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्टिव फ्लोज कॉजेस कैंडल फ्लेम टू बी अ टीयर ड्रॉप शेप्ड। देन सेकेंड है, इट वीकन्स हार्ट विद द टाइम लीडिंग टू कार्डियक प्रॉब्लम्स। थर्ड है, डेवलपिंग फीटस इज लाइकली टू सिट हाई अप इन द मदर्स वूम। only one, only two, all three, none। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहली स्टेटमेंट गलत है, तो बाकी दोनों ठीक है, तो only two इज द राइट आंसर। अब ये है क्या, माइक्रोग्रेविटी को दोस्तों हम नियर जीरो ग्रेविटी कहते हैं, एग्जैक्ट जीरो ग्रेविटी नहीं है, ये फ्री फॉल कंडीशन होती है। जैसे हम अगर बात करें कि कोई भी ऊपर जाए और एकदम से नीचे गिरे, तो उस टाइम पे हमें वो वेटलेसनेस महसूस होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे जो है ऑलवेज फॉलिंग कंडीशन के अंदर रहता है, ठीक है, यहाँ से फॉल कर रहा है, यहाँ से फॉल कर रहा है। ये कैसे होता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप खड़े हो, आपने एक बॉल ऊपर फेंकी, है ना, तो वो इधर गिर जाएगी, राइट। उसके बाद और जोर लगाया तो वो यहाँ पे गिर जाएगी, और जोर लगाओगे यहाँ पे गिर जाएगी, और जोर लगाओगे तो एक पॉइंट आएगा वो यहाँ पे गिर जाएगी, और जोर लगाओगे तो वो हमेशा गिरते रहना चाहती है, लेकिन इस तरह से गोल गोल घूमती है। इसी तरह सैटेलाइट मूव करता है। तो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी फॉलिंग कंडीशन के अंदर है, तो वहाँ पे क्या है कि ये माइक्रोग्रेविटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। माइक्रोग्रेविटी अगर आप देखोगे फ्लोट करते हैं एस्ट्रोनॉट, ऐसा नहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी है, 90% अर्थ की ग्रेविटी वहाँ पे पड़ती है, बट वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर पड़ती है। अंदर जो है माइक्रोग्रेविटी हम फील करते हैं, बिकॉज ऑलवेज फॉलिंग कंडीशन के अंदर रहता है। ये फॉलिंग कंडीशन के अंदर क्यों रहता है, ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये अर्थ के ऊपर आपने बहुत सा कैंडल लाइट डिनर किया होगा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर आप देखो फ्लेम इस तरह से है। अब ये क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए फ्लेम जल रही है, तो यहाँ पे गैसेस जो हैं वो हॉट गैसेस हो जाती हैं, जो लाइट वेट रहती है ना, वो ऊपर को मूव करती हैं। फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह इधर से अंदर आ जाती है, फिर ये ऊपर को मूव करती है। तो इसी तरह से टीयर ड्रॉप शेप, समथिंग लाइक दैट, ये इसकी शेप बनती है। अगर आप वहाँ पे देखोगे माइक्रोग्रेविटी के अंदर, तो वो एक बल्ब की तरह जगती है, बिकॉज वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, हेमिस्फेयर की तरह वहाँ पे गैसेस ऊपर नहीं जाएंगी, बिकॉज ग्रेविटी उस तरह से है नहीं। तो वहाँ पे इस तरह से हमें जो है जो फ्लेम है वो दिखती है, राइट, बल्ब की तरह। इसके अलावा अगर हम बात करें, अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं तो नीचे ग्रेविटी हमें खींच रही है। तो अगर आप देखोगे अपना जो हार्ट है ना, वो ब्लड को पंप कर रहा है, नीचे को ग्रेविटी लग रही है, ब्लड ऊपर को पंप कर रहा है। तो
तो इट मीन्स उसको अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ता है, ब्लड को खींचना पड़ता है ना। उस चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। अब आप माइक्रो ग्रेविटी के अंदर चले गए, वहाँ पे नीचे को ग्रेविटी इतनी लग नहीं रही, तो वहाँ पे आपका हार्ट को इतना काम नहीं करना पड़ता, वो इजीली ब्लड पंप हो जाता है। पहले पहले तो मुंह भी जो है वो फ्लफी सा हो जाता है स्टार्टिंग के अंदर, बंदा वहाँ पे जाता है तो उसके बाद जब आप एकदम से अर्थ के ऊपर आओगे तो वहाँ पे हार्ट को एकदम से तेज काम करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रेविटी लगनी स्टार्ट होगी, तो इसलिए कार्डियक प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके अलावा जो फीटस है ना वूम के अंदर, तो वहाँ मदर्स वूम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो फीटस है, अभी अर्थ के ऊपर नीचे ग्रेविटी लग रही है तो थोड़ा सा नीचे होता है, अगर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या माइक्रो ग्रेविटी के अंदर चले जाएंगे वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी नहीं है उतनी, है ना। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बोन डेंसिटी, मसल मास, है ना, इसके अंदर भी दिक्कत आ सकती है, जो रिसेंटली स्टडी हुई उन्होंने बताया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डार्क मैटर। अगेन इंपॉर्टेंट, द हिंदू के अंदर आर्टिकल है। Dark matter is made up of particles that do not have charge. Second, the particles are dark namely because they do not emit light. Third, they possess mass like normal matter and hence interact through electromagnetic interaction. Fourth, as of today, the most sensitive dark matter detector experiment in the world is Lux Zeppelin. ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग टाइप की है। हमने लास्ट ईयर क्या बोल रहा हूँ, जब लास्ट टाइम भी हमने प्रीमिक्स किया था उसके अंदर भी ऐसा एक क्वेश्चन डाला था। ऐसी जो स्टेटमेंट है ज़्यादातर जो है ऑप्शन सी सेट के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे आइडिया क्या है, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, उसके हिसाब से इनमें से कौन सी फिट बैठती है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम स्टेटमेंट के ऊपर देखें, डार्क मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल दैट डू नॉट हैव चार्ज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दीज पार्टिकल आर डार्क बिकॉज दे डू नॉट emit लाइट, ये भी सही है। दे पोजेस मास लाइक नॉर्मल मैटर, हैंस इंटरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट नहीं करते। ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे इतना पता है कि थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट यहाँ पे ही आती है, तो ये अपना आंसर बन गया, राइट। अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारी निकल गई। यहाँ पे ये बोलता है थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, ये भी गई। यहाँ पे बोलता है फर्स्ट इनकरेक्ट है, वो भी सही है, वो भी गया। तो अपना आंसर जो है बी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट जो है यहाँ पे कोड दिए गए हैं, बट इन कोड का पर्पज़ क्या है कि थोड़ा सा हम ये भी आइडिया ले लें कि कल को यूपीएससी पूछ ले तो हमें देखे ऊपर नीचे के हो क्या रहा है ना, तो ऐसा नहीं करना हमने। तो अगर आप देखोगे डार्क मैटर की जब हम बात करते हैं, देखो डार्क मैटर ऐसा है कि हम गैलेक्सी का हिसाब लगाते हैं कि गैलेक्सी किस तरह से रोटेट करती है। अब उसकी जो रोटेशन है ना वो मास के हिसाब से है, ज़्यादा मास है तो ज़्यादा रोटेट करेगी, कम है तो कम। जब हमने मिल्की वे को स्टडी किया तो मिल्की वे के अंदर हमने देखा कि मिल्की वे जो है वो तेज रोटेट कर रही है, लेकिन उसके अंदर अगर मान लीजिए 10 से रोटेट कर रही है तो लेट्स से 10 मास है उसका, ठीक है, ऐसा एक समझने के लिए। अगर 50 से कर रही है तो 50 मास है। तो हमने मिल्की वे देखा वो 100 से कर रही है, तो इसके हिसाब से 100 मास होना चाहिए, बट उसका मास निकलता है 70। तो बाकी 30 कहाँ गया, बाकी 30 क्या है फिर? तो उन्होंने बोला कुछ ना कुछ हिडन मास है जो हमें नहीं पता, तो उसका नाम दे दिया डार्क मैटर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे डार्क मैटर जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं करेगा, राइट। डार्क मैटर का मास है तो इसीलिए मास की वजह से वो ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें जो ये स्टेटमेंट गलत है, थर्ड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं, यहाँ पे आएगा ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे अपना जो है सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल वेव के बारे में क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। फर्स्ट है एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट दैट एक्सेलरेट प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स, है ना। सेकेंड है ह्यूमन कार्स एरोप्लेन्स ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। थर्ड है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिटेक्टेड बाय LIGO ऑब्जर्वेटरी। कौन सा? 1 and 2, 2 and 3, 1, 3, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट दैट एक्सेलरेट प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। आपको एक्सट्रीम लग रही है, लेकिन अगर आप ग्रेविटेशनल वेव या LIGO की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट मिलेगी, राइट। ह्यूमन कार्स एरोप्लेन्स ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव, सही है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, ठीक है। डिटेक्ट बाय LIGO, ये ठीक है। तो मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई, तो अपना आंसर क्या आएगा? 1 and 2 ओनली, राइट। ओके, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ऐसा है कि स्पेस के अंदर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना, उन सभी को डिटेक्ट करने के लिए हमने अलग अलग टाइप की जो टेलीस्कोप बना दी। तो टेलीस्कोप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर मान लीजिए स्पेस के अंदर कुछ भी इवेंट हो रहा है,
वो इवेंट हमें कैसे पता चलेगा। लेट्स से वैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे सामने कोई इवेंट हो रहा है, वो इवेंट हमें कैसे पता चलता है, वहाँ से लाइट ट्रैवल करती है, लाइट जो है हमारी आंखों में पड़ती है, लाइट के सहारे मतलब हमें पता चलता है आंखों से देख के, है ना। सिमिलरली स्पेस के अंदर जो है हम क्या करते हैं, हम बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, लाइट तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम जो है एक्सरे या रेडियो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया, स्पेस टेलीस्कोप बना दी, टेलीस्कोप उनको डिटेक्ट करके वैसे ही काम कर रही है जैसे हमारी आंखें जो है अर्थ के ऊपर काम करती हैं। अब बात हुई हमारे कानों की, तो हमारे कान जो हैं दोस्तों वो सुनते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, आंखें देख रही हैं, कान जो है सुन रहे हैं। स्पेस के अंदर जो टेलीस्कोप है वो तो देख रही है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल रही है, लेकिन जो वाइब्रेशन होती होंगी स्पेस के अंदर उनको कौन डिटेक्ट करेगा, है ना। जैसे अर्थ के ऊपर होती है तो हमारे ईयर डिटेक्ट करते हैं, वो डिटेक्ट करेगा ईयर्स, है ना। वो ईयर क्या है, LIGO। तो वो LIGO एक बेसिकली ईयर्स का काम करता है। जैसे पानी के अंदर रिपल्स होते हैं, आपने पत्थर मारा और दूर दूर मूव करते हैं, ऐसे ही स्पेस के अंदर अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट करती है बहुत तेज़ी से तो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट करती है, जो हमारे कान तो नहीं सुन सकते, लेकिन अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए कानों वाला उस टाइप का LIGO जैसे बनाया तो वो उसको डिटेक्ट कर सकता है, राइट। सो LIGO जो है वो उसको ऑब्जर्व करता है, और वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, ग्रेविटेशनल वेव्स, ये आपको ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। सोर्स क्या है बता दिया मैंने, ह्यूमन, कार, एरोप्लेन, ये भी ग्रेविटेशनल वेव जनरेट करते हैं, लेकिन बहुत ही छोटी होती हैं, डिटेक्ट नहीं होती। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ज़्यादा बड़ी जो ग्रेविटेशनल वेव है, कोई स्टार है एक्सप्लोड हुआ, दो बड़े स्टार जो ऑर्बिट कर रहे हैं एक दूसरे को, ब्लैक होल है उनका मर्जर हुआ या कुछ हुआ, उस टाइम पे भी हमें ये जनरेट होती हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सोर्स इसका क्या है, LIGO की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको ग्रेविटेशनल वेव का जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वही ये इन्फॉर्मेशन है। ओके, देन हमारा दोस्तों जनरल स्टडी का UPSC 2024 लाइव बैच दोस्तों ये चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा GS का कंटेंट दोस्तों, एवेल्युएशन है, ऐसे की करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज, मतलब पूरा पैकेज है। प्री के क्वेश्चंस वो भी हो जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग वो भी इसके अंदर, मेंटोरशिप, कोई डाउट आता है उसके अंदर वो भी इसके अंदर सब कुछ कवर है। तो आप बैच 4 यहाँ पे आप कोड यूज़ करके डिस्काउंट पा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। सो मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करें जो आपको भी नहीं लगें और UPSC के लिए रेलिवेंट हो। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।